दुनिया सिमट रही है दोस्तों। ये जो फ़ोन है, उसके भीतर ही आपको अब ऐसा लगता है कि पूरा प्लैनेट अर्थ नज़र आ जाता है। शहर जितनी दूर लगते थे, आज एक स्टेट से दूसरी स्टेट उतनी दूर लगती है। पहले एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने में जितने एफर्ट लगते थे या जितना डिस्टेंस फ़ील होता था, आज उतना शायद एक देश से दूसरे देश जाने में होता है। इमिग्रेशन बढ़ा है, एक देश से दूसरे देश जाने का। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस सब के बीच इच्छाएं बढ़ी हैं और इस सब के बीच क्योंकि इस टॉपिक को लेके लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, तो ये एक हद तक काफ़ी अच्छा चेंज भी है कि अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, तो संसाधन है, इन्फॉर्मेशन है, पैसा है, पॉसिबल है। पर ये इमिग्रेशन जो कि पॉसिबल है, ये सही रास्ते भी हैं और गलत रास्ते भी हैं। अगर आप सही रास्ते से जाते हैं तो बाकी के अनुभव भी आपके उस रास्ते के ऊपर डिपेंड करते हुए सही होंगे, सुखद होंगे। हो सकता है स्ट्रगल करना पड़े, पर आप नज़रें मिलाकर बिना खौफ के, बिना डरे वो स्ट्रगल कर सकते हैं, आप हक से वहाँ रह सकते हैं। गलत रास्ते से जाएँगे तो आपको हो सकता है कि छुप-छुपा के बहुत सारी चीज़ें करनी पड़े और हमेशा एक डर रहेगा कि यार पकड़ा ना जाऊँ। 21 दिसंबर 2023 को पेरिस में एक फ्लाइट उतरी, रोमानियन फ्लाइट थी, जिसमें लगभग 300 इंडियन थे। 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक वो फ्लाइट उस एयरपोर्ट पर ही अटकी रही। फ्लाइट को पेरिस से होकर जाना भी नहीं था, वो एक टेक्निकल रीज़न से फ्यूल भरवाना था तो वहाँ उतरे, फ्लाइट को जाना था निकरगुआ और निकरगुआ से फिर शायद कहीं और जाते वो लोग जो उस फ्लाइट में थे, पर जा नहीं पाए। हुआ क्या? बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये जो निकरगुआ जाने वाली फ्लाइट थी, इसमें काफ़ी लोग गुजरात से थे, कुछ लोग पंजाब से थे और बहुत सारे लोगों ने 50 लाख से लेकर 80 लाख, 1 करोड़ तक रुपए एजेंट को दिए थे कि हमें लीगली या इलीगली किसी भी तरीके से क्रॉस करा के आप अमेरिका पहुंचा दें ताकि फिर अमेरिका में हम सेटल हो पाएँ। डंकी रूट। ये डंकी क्या है? पंजाबी वर्ड है दोस्तों कि एक वजह से एक जगह से दूसरी जगह उछलते रहना, और इसी को इंग्लिश में डंकी रूट बोल देते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते हैं, पर जाना आपको एंड में कहीं और ही है। अब वो लोग जो ये तरीके से कहीं भी जाना चाहते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक बड़ा-सा घर है और घर वालों ने कहा कि यार पीछे एक दरवाज़ा छोड़ देते हैं कि कभी कोई अगर मजबूरी में है, मुश्किल में है, तो ये पीछे के दरवाजे पर नॉक कर सके और हम उसकी मदद कर सकें, उसको शायद घर में भी कुछ दिन रखें, सुविधाएँ दें और इस तरह हमें भी लगेगा कि हमने कुछ अच्छा किया। अब होता क्या है कि ये जो पीछे के दरवाजे वाली खबर है, ये आम जनता में फैल गई, बहुत सारे लोगों को पता चला। तो लोगों ने कहा कि यार दरवाज़ा खटखटाते ही रहो, प्रॉब्लम क्या है? क्यों मजबूरी का भी वेट करना? अब उस पीछे के दरवाजे पर भीड़ होने लगी और घरवालों ने कहा कि यार ये तो अब कुछ कंट्रोल के बाहर हो रहा है, अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा निगरानी बढ़ा दो, ये दरवाजे से एंट्री जो है कम करो, लोगों को रोको, वापस भेजना शुरू कर दो। ये तो था एक घर, अब इसी को रिप्लेस कर देते हैं एक देश से। वो देश जर्मनी हो सकता है, फ्रांस हो सकता है, इटली हो सकता है, स्विट्ज़रलैंड हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि यूरोप के जो वेस्टर्न देश हैं, जो यूरोप में वेस्ट साइड की कंट्रीज़ हैं, जो कि फाइनेंशियली ज़्यादा रिच हैं, डेवलप्ड हैं, उन देशों को अगर आप पकड़ लें, या फिर कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, इन देशों को आप पकड़ लें, तो इन सब देशों में पीछे के रास्ते से आने वाले जो लोगों की संख्या है, या मैं कहूँ कि जो इल्लीगल इमिग्रेशन है, वो पिछले कई सालों में बढ़ा है। और क्योंकि ये बढ़ा है, तो इन लोगों ने चेक पॉइंट्स भी बढ़ाए हैं। बॉर्डर क्रॉस करना जितना आसान होता था, उतना नहीं रहा। अब ये सब प्रोविज़न जो हैं, ये सब स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं, वो रीज़न यही है कि भीड़ बढ़ी है। कितनी ही स्टोरी, अगर आप ये वर्ड सर्च करेंगे, कितनी ही स्टोरी आपको मिलेंगी कि रशिया के जंगलों में लोग अटक जाते हैं, या फिर बॉर्डर पर वेट करते रहते हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं दी जाती है। ये सब, ये इन्फॉर्मेशन अब बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है, तो ये सब कंट्रीज़ रोकना चाहती हैं। सर्बिया की बात है लगभग साल डेढ़ साल पहले की, कि पंजाब से कुछ लोग चले और जब फ्लाइट हवा में थी, तो सर्बिया ने यूरोपियन यूनियन के प्रेशर में ये रूल बदल दिया कि वीज़ा ऑन अराइवल है।
अब वो जो वहाँ से चले थे उनका प्लान ये था कि वो वहाँ से दुबई जाएँगे। एजेंट ने ये प्लान बनाया ऑब्वियसली, क्योंकि ये लोग तो मासूम हैं, उन्हें शायद पूरी बात पता भी ना हो। पर एजेंट्स आपको ऐसा बोलेंगे कि हम भिजवाएँगे ना, आप बस पैसा दे दीजिए, बाकी अरेंजमेंट तो हम करेंगे। थोड़ा-सा रिस्क है, थोड़ा बहुत, वो तो आपको लेना पड़ेगा। अब वो लोग जो कम पढ़े-लिखे हैं, उन्हें ऐसा लगता है यार जाना तो मुझे भी है फ़ॉरेन, काम तो मुझे भी करना है, पर अगर सिर्फ़ एजुकेशन के बेस पे है तो फिर शायद मैं कतार में पीछे हूँ। तो वो ये दूसरा रास्ता जो है पीछे के दरवाजे वाला, वो लेने की कोशिश करते हैं और एजेंट उनके इसी इमोशन का फ़ायदा उठाते हैं। तो वो कहते हैं कि आप पैसा दीजिए, अरेंजमेंट हम करेंगे। और ये एजेंट फिर ये कहते हैं कि मैं आपको उस देश में जैसे-तैसे एंट्री करा दूँगा और उसके बाद आप बस वहाँ जाकर असाइलम सीकर बन जाना, रिफ्यूजी स्टेटस ले लेना और उसके बाद लाइफ़ सेट है। ये आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, गलतफ़हमी क्रिएट करने वाली इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद लाइफ़ सेट नहीं है, उसके बाद अलग तरह की स्ट्रगल है। कितने ही लोग तो यहाँ तक उस रूट से पहुँचने में ही बीच में अटक जाते हैं और कितने लोग यहाँ पहुँचने के बाद रियलाइज़ करते हैं कि यार ये तो रास्ता ही गलत ले लिया। तो उन्होंने अरेंजमेंट क्या किया कि आप यहाँ से जाइए दुबई, दुबई से जाइए एक और देश, उससे फिर एक और देश और उससे फिर आप जाइए सर्बिया। तो जब तक आप सर्बिया पहुँचेंगे, वहाँ जो भी इमिग्रेशन टीम है उनको लगेगा ये तो जेनुइनली कोई टूरिस्ट है, क्योंकि 4-5 देश अलग-अलग घूम के फिर सर्बिया पहुँचा है। और एक बार आप सर्बिया घुस गए तो फिर सर्बिया के थ्रू वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में घुस जाना उतना मुश्किल नहीं होगा, तो आप वो कर लीजिए। देखा जाए तो रिस्क कौन लेता है? वो इंसान जो जो पैसा एजेंट को थमाकर इस पूरे रास्ते में भटक रहा है, एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट, एक देश से दूसरे देश, रिस्क वो लेता है। और दुःख की बात है कि इनमें से कई लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं होती कि ये लीगल है कि इल्लीगल है। उन्हें तो जैसा बोल दिया जाता है वो वैसा करते हैं। लेकिन कितनी स्टोरीज़ अगर आप इस बारे में पढ़ेंगे कि लोग जंगलों में अटके रहे, कुछ लोग अभी भी रशिया की जेल में हैं, कुछ लोग किसी और कंट्री की जेल में हैं या पकड़े गए तो पुलिस ने बुरी तरह से मारा-पीटा। अब आप सोचिए कि विदेश जाने का जो आदमी इमेजिनेशन लेकर चलता है और जब वो इस रास्ते से आता है और कहीं पकड़ा जाता है या उसका पासपोर्ट धर-दबोच लिया जाता है और वो अटका रहता है, वो घरवालों से भी दूर है, कितना पेनफुल होगा ये उस परिवार के लिए। तो मेरा कहना यही है दोस्तों, फ़ॉरेन आइए, काम करिए ज़रूर, पर अपनी रिसर्च करके आइए, सही और गलत रास्ते का फ़र्क समझ कर आइए। अननेसेसरी इस तरह का रिस्क लेंगे, कब क्या होगा, किसी को नहीं पता। तो वो सिचुएशन में क्यों रहना? आप भारत में, आपका परिवार है, आपके पास प्रॉपर्टी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें आप वो सब छोड़ कर आते हैं, वो सब छोड़ के ये बड़ा रिस्क लेते हैं। अनजाना काला गहरे कुएँ में कूद जाने जैसी हरकत है ये, अगर चीज़ें सही ना जाएँ तो। और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो इस रास्ते से आता है ऑब्वियसली वो भी मजबूरी में ही करता होगा। लेकिन मजबूरी को मर्ज़ी मत बनाइए और मजबूरी में भी जो नॉलेज है उसको अपना हथियार समझिए। जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँगे उतना सही रहेगा। तो ये है दोस्तों एक रास्ता जिससे आप दूसरे देश जा सकते हैं। लीगल नहीं है, रिस्की बहुत है, पैसे लगते हैं और पर्सनली मुझे लगता है कि अवॉइड किया जा सके तो अवॉइड करना चाहिए। फिर आ जाते हैं दोबारा इस शानदार मोबाइल यंत्र पर जो जिसने दुनिया को अब सिमटा कर छोटा-सा बना दिया है, कि फ़ॉरेन जाने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलना ईज़ी हो गया है। कितने ही यूट्यूबर भरे पड़े हैं हर देश में, हर एज ग्रुप वाले वीडियोज़ बनाते हैं और भारत में बैठा इंसान जब वो वीडियोज़ देखता है तो उसको लगता है अच्छा बस इतना सा तो है। और ये कंटेंट क्रिएटर कुछ इस तरह से वीडियो बनाते हैं दोस्तों कि किसी को ना जाना हो वो भी सोचता है यार चलूँ, चला जाऊँ, सोचूँ, जाऊँ क्या मैं भी? ये मुझे उस वक़्त की याद दिलाते हैं, मैं हरियाणा से हूँ और बचपन में हम छोटे थे तो हमारे यहाँ वो जीप चलती थी एक शहर से दूसरे शहर और वो पकड़-पकड़ के आपको जेब में बिठा लेते थे, "आजा हिसार जाएगा, आजा बैठ जा, बैठ जा।" ये कंटेंट क्रिएटर कुछ वैसे ही वीडियो बनाते हैं कि आपको आपको ऐसा लगता है जैसे कोई लूट मची हुई है, जैसे कुछ बँट रहा है और मुफ़्त में है और एफ़र्ट नहीं करने, बस आना है। ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा होगा जिस दिन इन जगहों की, इन देशों की कदर भी नहीं रहेगी उस दिन, सब बदल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कई कंटेंट क्रिएटर जैसे मैं बाकी कंट्रीज़ का तो पता नहीं पर जर्मनी का ज़रूर बोल सकता हूँ, कि इनमें से कई कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं जिनके पास आज अच्छी खासी भीड़ है, पर जब वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो दोस्तों कोई कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ शेयर नहीं करते। आप रैंडमली उनके वीडियो उठा लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर हफ़्ते 5 लाख नौकरियाँ हैं जर्मनी में, आप आ जाइए, इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हैं, आपको जर्मन बोलने की ज़रूरत ही नहीं है।
2 हफ्ते बाद आपको ये वीडियो 8 लाख नौकरियाँ हैं जर्मनी में, आ जाइए, इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हैं, आपको जर्मन बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तो आयरनी ये है कि इनमें से कई लोग 4-4 5-5 साल से जर्मनी में हैं, आज तक खुद जॉब नहीं करते, आज तक खुद ने जर्मन नहीं सीखी। तो वो लोग जिन्होंने जर्मन नहीं सीखी और जॉब नहीं करते, जब पूरे देश को ये ज्ञान बाँट रहे होते हैं कि बिना जर्मन सीखे जर्मनी में खूब सारी नौकरियाँ हैं, मुझे लगता है ये काफ़ी दोगली-सी बात है और काफ़ी इर्रेस्पॉन्सिबल है। तो आप ऑब्वियसली उनका कंटेंट फ़ॉलो करिए, उनसे सीखिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक़्त दिखाती है। तो ऐसा भी नहीं है कि उनके कंटेंट से आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है कोई और इन्फॉर्मेशन आपके काम की वो शेयर कर दें, पर आप सवाल पूछिए। आप उनकी इन्फॉर्मेशन को आँख मूंद कर फ़ॉलो मत करिए। आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, आप उनसे सोर्सेज़ पूछिए। अगर मैं यहाँ जर्मनी में मान लीजिए अब 7 साल से हूँ लगभग, मैं यहाँ बैठा आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं सुबह उठा और धुम, मेरे मस्तिष्क में कहीं से वो इन्फॉर्मेशन आई। मैंने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, तभी तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये कोई नई इन्फॉर्मेशन है, शेयर कर सकते हैं। उनके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो उनसे वो सोर्सेज़ माँगिए कि किस बेस पे, कहाँ से वो आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और दूसरा, अगर कोई आपको कहे कि जर्मनी में 5 लाख नौकरियाँ हैं, इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हैं, ऐसा नहीं कि वो 5 लाख में हर कोई फिट होगा। स्पेसिफिकली पूछिए किस फील्ड में, क्या स्किल चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, किस कंट्री के लोग अलाउड हैं। और अगर वो कहते हैं हर कंट्री के लोग अलाउड है, तो फिर तो लगभग 700-800 करोड़ की आबादी है इस प्लैनेट की। आप खुद खुद कैलकुलेशन करिए उसके बाद चीज़ें कैसे जा सकती हैं। तो सिर्फ़ उनके इन आँकड़ों पर ये सोच कर के उनको भारत से ही 5 लाख लोग चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। तो वो ट्रांसपेरेंसी लेकर आइए, सवाल पूछिए। आपकी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट डिसीज़न अगर आप किसी के सिर्फ़ वीडियो के बेसिस पे ले रहे हैं, शायद रिस्क है, तो सवाल पूछिए, तसल्ली हो जाए, उसके बाद ज़रूर कोशिश करिए, आइए, रहिए। जर्मनी में आने के या बाकी देशों में भी जाने के यूरोपियन कंट्रीज़ में, सही वाले सीधे तरीके जो हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट से हैं। आज के दिन वो कोई ऐसा नहीं कि वो छुपे हुए हैं या किसी के पास वो जानकारी नहीं है। आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ सकते हैं, पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद जॉब कर सकते हैं। आप वर्क वीज़ा पर आ सकते हैं और फिर यहाँ आकर काम कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपका पार्टनर यहाँ काम करता है, तो फैमिली रियूनियन वीज़ा पर आ सकते हैं और फिर यहाँ रह सकते हैं, काम ढूँढ सकते हैं, काम कर सकते हैं। आप जॉब सर्च वीज़ा पर आ सकते हैं, काम ढूँढ सकते हैं, काम मिलने के बाद काम कर सकते हैं। ये सीधे सपाट रास्ते हैं, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा कुछ-कुछ केसेज़ में, पर रिस्क नहीं। लेकिन जो डंकी वाला रूट है, उसमें रिस्क है दोस्तों। वो अगर कोई गुमराह हो भी रहा है, तो आप कोशिश करिए कि उसको सही जानकारी दें और वो वैसा ना करे। पैसा बचाएँ, वक़्त बचाएँ, परिवार के साथ रहने की जो सुविधा है, वो बचाएँगे। बहुत कुछ है, वो बचा पाएँगे, अगर वो सही जानकारी रखेंगे। अगर इसके अलावा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है इस टॉपिक से रिलेटेड हेल्पफुल हो सकती है बाकी सबके लिए, कमेंट में पोस्ट करना। मैं चलता हूँ, कोई सवाल हो तो बताना, फिर मिलूँगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।